आप सभी का स्वागत है नैरेटिव नेशन में। मैं हूं दिव्या त्रिवेदी और मैं हूं अमित शाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए ताकि आपकी मदद से देश भर में राष्ट्रीय हित की हर जरूरी बात हर घर तक पहुंच सके। यहाँ आपको मिलती है देश हित से जुड़ी बड़ी खबरें, गहरी जानकारी और मजबूत विश्लेषण। हर मुद्दे पर सीधी बात, साफ नजरिया और भारत फर्स्ट सोच के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रिपोर्ट। अगर सोचा जाए तो एक ऐसी राजनीतिक दीवार जो पिछले 15 सालों से बिल्कुल अभेद्य मानी जाती थी, जिसे भेदने की हर कोशिश नाकाम होती रही, वो अचानक किसी भूकंप के बाद कंप्लीटली ध्वस्त हो जाए। आज हम ठीक उसी भूकंप के एपिसेंटर पर खड़े हैं। बिल्कुल सही कहा। 4 मई 2026 ये वो तारीख है जिसने वेस्ट बंगाल की राजनीति के नक्शे को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पहली बार एक मैसिव ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। हाँ, लेकिन देखिए, इस डीप डाइव का मकसद सिर्फ चुनावी आंकड़ों की गिनती करना नहीं है। आज हम इन नतीजों के पीछे की कहानी, इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट और नेशन फर्स्ट की कड़ी नीतियों की जमीनी हकीकत को समझेंगे। एग्जैक्टली। और इस विश्लेषण को हमेशा की तरह डीप और फैक्ट बेस्ड रखने के लिए हमने कई अलग अलग सोर्सेस को स्टडी किया है। अच्छा, हमारे पास ग्राउंड रियलिटी समझने के लिए अल जजीरा की कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट है। लॉ एंड ऑर्डर के एंगल के लिए द इंडियन एक्सप्रेस का विश्लेषण है। राइट। इसके अलावा इलीगल माइग्रेशन की रूट कॉज को समझने के लिए JNTIR का एक एकेडमिक पेपर है। NRC और CAA पर एक डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस है और भारत सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB की वो रिपोर्ट है जो देश के डिफेंस ऑपरेशंस को ट्रैक करती है। ओके, आगे बढ़ने से पहले हमारे श्रोताओं के लिए एक जरूरी डिस्क्लेमर देना बहुत महत्वपूर्ण है। आज के इस विश्लेषण में ऐसे मुद्दे शामिल हैं जो पॉलिटिकली और इमोशनली चार्ज्ड हैं। बिल्कुल। इस पर लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों दृष्टिकोण के अपने अपने तर्क हैं। इस डीप डाइव में किसी भी पार्टी, सरकार या विचारधारा का पक्ष नहीं लिया जा रहा है। सही बात है। हमारा एकलौता मकसद दिए गए सोर्सेज में मौजूद तथ्यों और आर्ग्यूमेंट्स को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से अनपैक करना है, ताकि हमारे श्रोता खुद पूरी पिक्चर देख सकें और अपने निष्कर्ष निकाल सकें। तो चलिए सीधे 4 मई 2026 के उन आंकड़ों पर चलते हैं जिन्होंने सब कुछ चौंका दिया है। अल जजीरा की रिपोर्ट बताती है कि 294 सीट्स वाली वेस्ट बंगाल असेंबली में बीजेपी ने 200 सीट्स पर बढ़त या जीत हासिल की है। वेट, 200 सीट्स? हाँ, 200 सीट्स। अगर पिछले चुनाव यानी 2021 से इसका कंपैरिजन किया जाए तो तब उनके पास सिर्फ 77 सीट्स थी। 77 से सीधे 200, ये सिर्फ एक इलेक्टोरल विन नहीं है, ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट है। वहीं पिछले 15 सालों से लगातार सत्ता में काबिज ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस सिमटकर लगभग 87 सीट्स पर आ गई है। ओके, इसको थोड़ा अनपैक करते हैं, क्योंकि चुनाव में 77 से 200 तक का सफर सिर्फ हवा के रुख बदलने से नहीं होता। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक सॉलिड जमीनी मैकेनिज्म होना जरूरी है। आखिर पब्लिक सेंटिमेंट में इतने बड़े शिफ्ट का रूट कॉज क्या था? क्या ये सिर्फ पोलराइज्ड वोटिंग थी या इसके पीछे डीप सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स थे? देखिए, अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार इसके पीछे मल्टीपल फोर्सेस एक साथ काम कर रही थी। शुवेंदु अधिकारी जैसे नेताओं ने इसको हिंदू कंसोलिडेशन और एंटी इनकम्बेंसी का नाम दिया। अच्छा। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर था अर्बन और रूरल वोटर्स के बीच का क्लियर डिवाइड। रिपोर्ट पॉइंट आउट करती है कि अर्बन एरियाज में पुरुष वोटर्स काफी स्ट्रांगली पोलराइज्ड थे। वहीं स्टेट की मुस्लिम आबादी, जो हिस्टोरिकली रूलिंग पार्टी का कोर वोटर बेस रही है, वो ज्यादा रूरल एरियाज में कॉन्सेंट्रेटेड है। लेकिन यहाँ एक आम वोटर का सेंटिमेंट समझना जरूरी है। क्या कहता है आम वोटर का सेंटिमेंट वहां? रिपोर्ट में सीमा दास नाम के एक वोटर का हवाला दिया गया है। उनका कहना था कि सरकार पर लगातार अपीजमेंट यानी तुष्टीकरण के आरोप लग रहे थे, जिससे बाकी आबादी में एक रिजेंटमेंट, एक नाराजगी पैदा हो रही थी। लेकिन रुकिए, क्या सिर्फ रिजेंटमेंट इतने बड़े मार्जिन की वजह बन सकती है? क्योंकि रिजेंटमेंट तो हर स्टेट में ऑपोजिशन को वोट दिलवाती है, पर 200 सीट्स क्रॉस करने के लिए लॉजिस्टिकली वोटर्स को बूथ तक लाना एक अलग ही लेवल की चुनौती है। बिल्कुल। और मुझे याद है वोटर टर्नआउट का आंकड़ा रिकॉर्ड 92.93%। जब लगभग 93% लोग घर से निकलकर वोट करते हैं तो वो आम इलेक्शन नहीं, एक मास मूवमेंट जैसा लगने लगता है। यही तो कैच है। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का एनालिसिस यही बताता है कि जब वोटर टर्नआउट इतना एक्सट्रीम होता है तो वो क्लियरली स्टेटस को के खिलाफ एक साइलेंट प्रोटेस्ट होता है। साइलेंट प्रोटेस्ट। हाँ,
लोग सिर्फ नाराज नहीं थे, वो बदलाव चाहते थे, और बीजेपी के कैंपेन ने उनके इकोनॉमिक डेप्रिवेशन और एस्पिरेशंस दोनों को एक साथ टैप इन किया। तो फिर यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होता है। कैसे कॉन्ट्रडिक्शन? अगर पॉलिटिकल माहौल इतना टेंस था, एंटी इनकम्बेंसी पीक पर थी, तो 93% वोटिंग शांति से कैसे संपन्न हो गई? दी इंडियन एक्सप्रेस और वाजीराम का जो एनालिसिस हमने देखा, वो इस पूरे लॉ एंड ऑर्डर के एंगल पर क्या मैकेनिज्म एक्सप्लेन करता है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2021 के चुनावों में हिंसा के 278 से ज्यादा डॉक्यूमेंटेड केसेस थे। राइट। जोरता की या सिथलकुची का वो डार्क चैप्टर जहां चुनाव के दौरान फायरिंग में जानी गई थी, वो सबके जहन में ताजा था। इस बार इलेक्शन कमीशन ने इस हिस्ट्री को रिपीट न होने देने के लिए एक अनप्रेसिडेंटेड यानी अभूतपूर्व कदम उठाया। क्या कदम उठाया उन्होंने? उन्होंने ग्राउंड पर रिकॉर्ड 2.4 लाख सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी CAPF पर्सनल तैनात किए। एक सेकेंड, 2.4 लाख पर्सनल? हाँ, 2.4 लाख। लेकिन इसका स्केल सोचिए, दुनिया के कई छोटे देशों की तो पूरी स्टैंडिंग आर्मी भी इतनी बड़ी नहीं होती। सही कहा आपने। पर लॉजिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये समझना है कि स्टेट पुलिस की मौजूदगी में सेंटर की इतनी बड़ी फोर्स ने ग्राउंड पर कमांड कैसे ली? ये कोऑर्डिनेशन होता कैसे है? बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से इन 2.4 लाख जवानों को अलग अलग कंपनीज में बांटा गया। अच्छा। इसमें से 200 कंपनीज का काम बिल्कुल आइसोलेटेड था, सिर्फ EVMs और काउंटिंग सेंटर्स को एक अभेद्य किले की तरह सुरक्षा करना। बाकी बची 500 कंपनीज को सीधे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने और एरिया डोमिनेशन के लिए ग्राउंड पर उतारा गया। अगर कंपैरिजन देखा जाए तो 2024 में जम्मू एंड कश्मीर के सेंसिटिव असेंबली इलेक्शंस में करीब 900 कंपनीज तैनात थीं। ओह वाओ! यानी बंगाल में भी इलेक्शन कमीशन ने ऑलमोस्ट JNK के लेवल का सिक्योरिटी ग्रिड और सेंट्रलाइज कंट्रोल एस्टैब्लिश किया था। लेकिन क्या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने इजीली इस टेकओवर को एक्सेप्ट कर लिया था? मुझे क्लियरली याद है कि इलेक्शन प्रोसेस के दौरान स्टेट गवर्नमेंट ने काफी विरोध किया था। हाँ, बहुत विरोध हुआ था। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने सीधे उनके टॉप ऑफिशियल्स को हटा दिया था। हाँ बिल्कुल, और यहीं पर लॉ का पावर समझना दिलचस्प है। EC ने करीब 21 सीनियर IAS और IPS ऑफिसर्स को ट्रांसफर किया था। राइट, 21 ऑफिसर्स, जिसमें स्टेट के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और कोलकाता पुलिस कमिश्नर जैसे टॉप रैंक्स शामिल थे। स्टेट गवर्नमेंट ने इसे यूनिलैटरल यानी एक तरफा कदम बताया। पर इलेक्शन कमीशन ने यहाँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 का सेक्शन 13CC इन्वोक किया। ये सेक्शन 13CC एग्जैक्टली क्या पावर देता है कमीशन को? क्या वो स्टेट से बिना पूछे किसी को भी हटा सकते हैं? बेसिकली सेक्शन 13CC ये कहता है कि जब तक चुनाव चल रहे हैं तब तक स्टेट के सभी चुनावी और पुलिस अधिकारी सीधे इलेक्शन कमीशन के डेप्यूटेशन पर होते हैं। अच्छा, मतलब उनका कंट्रोल EC के पास होता है। एग्जैक्टली, उनका बॉस स्टेट गवर्नमेंट नहीं बल्कि EC होता है। अगर कमीशन को 1% भी लगता है कि कोई पुलिस अधिकारी बायस्ड है या फ्री एंड फेयर इलेक्शन में रुकावट बन सकता है, तो उन्हें ट्रांसफर करने का एब्सोल्यूट पावर EC के पास है। उन्होंने यही कानूनी हथियार इस्तेमाल किया ताकि वोटर्स के अंदर से डर खत्म हो और वो 93% टर्नआउट प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सके। तो कैप F ने हिंसा तो रोक ली एक दिन के लिए, लेकिन हिंसा एक लक्षण है, बीमारी नहीं। सही बात है। इन चुनावों के दौरान जो पोलराइजेशन, जो डेमोग्राफिक टेंशन और मुद्दे बार बार हाईलाइट हुए हैं, उनकी रूट कॉज कहाँ छिपी है? जब हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमारे सोर्सेज, खास तौर पर JETR का एकेडमिक पेपर, हमारा ध्यान सीधे बॉर्डर्स की तरफ ले जाता है। वहाँ क्या चल रहा है? देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और इसका सबसे बड़ा हिस्सा 2217 किलोमीटर अकेला वेस्ट बंगाल कवर करता है। राइट। JETR का पेपर समझाता है कि ये बॉर्डर कोई सीधी लाइन नहीं है। इसमें घने जंगल हैं, कई नदियां हैं जो बारिश में अपना रास्ता बदल लेती हैं और हिल्स हैं। तो फिजिकल फेंसिंग लगाना बहुत मुश्किल होता होगा। बिल्कुल। इस कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफी की वजह से यहाँ फिजिकली फेंसिंग करना यानी तार लगाना हर जगह पॉसिबल नहीं है, और यही वजह है कि इलीगल माइग्रेशन डेकेड से एक अनस्टॉपेबल प्रॉब्लम रही है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगी। हाँ, बताइए। हर चुनाव से पहले इलीगल माइग्रेशन और डेमोग्राफिक शिफ्ट का नैरेटिव सेट किया जाता है। क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ फियर मॉन्गरिंग है या वोट बैंक पॉलिटिक्स का टूल है। क्या सच में ये एक ऐसी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है जैसा पोर्ट्रे किया जाता है? रिसर्च पेपर के हार्ड नंबर्स क्या कहते हैं?
रिसर्च पेपर इसे सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू नहीं बल्कि एक मैसिव इकोनॉमिक और लॉजिस्टिकल क्राइसिस मानता है। डेटा दिखाता है कि 5 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कौन से? मुर्शिदाबाद, मालदा, नॉर्थ 24 परगनास, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर, ये इस माइग्रेशन से सबसे ज्यादा इंपैक्टेड हैं। अच्छा। जब हजारों की तादाद में अनडॉक्यूमेंटेड लोग आते हैं तो वो अचानक लोकल इकोनॉमी में एब्जॉर्ब होने की कोशिश करते हैं। वो उन्हीं सड़कों, उन्हीं अस्पतालों और उन्हीं रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं जो पहले से ही ओवरबर्डन्ड। इससे मैं ऐसे देख सकती हूँ कि अगर एक लोकल गांव की झील 100 परिवारों के पानी के लिए डिजाइन की गई है और अचानक वहां बिना कोई नई पाइपलाइन लगाए 300 परिवारों का पानी सप्लाई होने लगे तो क्या होगा? तो सिर्फ पानी कम नहीं पड़ेगा बल्कि पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। एग्जैक्टली। जॉब्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन, हर चीज पर दबाव आएगा और नेचुरल सी बात है वहां की ओरिजिनल आबादी में रिसेंटमेंट पैदा होगी। बहुत सटीक एनालॉजी है। और प्रॉब्लम तब और बड़ी हो जाती है जब पॉलिटिकल सिस्टम इन नए माइग्रेंट्स को देश की समस्या की तरह नहीं बल्कि एक वोट बैंक की तरह देखने लगता है। इस वोट बैंक को सिक्योर करने के चक्कर में उन्हें इल्लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। पेपर वार्न करता है कि ये सिर्फ डेमोग्राफी नहीं बदल रहा, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक मैसिव ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट कर रहा है। सही बात है, जहां आपको पता ही नहीं कि देश के अंदर कौन आ रहा है। बिल्कुल। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, जब बॉर्डर पोरस है और माइग्रेशन इतनी बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए स्ट्रक्चरली क्या कर रही है? जब भी एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स और सीएए की बात आती है, डिस्कोर्स पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। क्रिटिक्स इन्हें शार्पली एक्सक्लूजनरी मानते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस पेपर हमारे पास है वो इस डिबेट को लीगली कैसे फ्रेम करता है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस इन लॉज को सियासी शोर से दूर ले जाकर जूरिस्प्रूडेंस के लेंस से देखता है। पेपर एक बहुत पुराने लीगल मैगजिम पर बेल्ड है, सैलोस पॉपुलियस सुप्रीमा लेक्स, जिसका मतलब है कि जनता का कल्याण ही सर्वोच्च कानून है। सही फरमाया। लेकिन एक मिनट, अगर एक बड़ा तबका एनआरसी को डिस्क्रिमिनेटरी या एक्सक्लूजनरी मानता है तो इसको वेलफेयर या जनता का कल्याण कैसे बताया जा सकता है? इसके पीछे कानूनी लॉजिक क्या दिया गया है? लॉजिक कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 355 से आता है। ये आर्टिकल सेंटर पे एक ड्यूटी इंपोज करता है कि वो स्टेट्स को एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाए। सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट्स भी ये मानते हैं कि मैसिव इल्लीगल माइग्रेशन सिर्फ लोगों का आना नहीं है, ये देश की इकोनॉमी और रिसोर्सेज के लिए एक इंटरनल डिस्टर्बेंस है। ओके, तो लीगल स्टैंड पॉइंट से एक डिस्टर्बेंस है। हाँ, असम अकॉर्ड के तहत जो एनआरसी लाया गया उसका मैकेनिज्म यही था कि देश अपने बॉर्डर्स और इंडिजिनियस यानी मूल आबादी की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करे। राइट। एनआरसी प्रैक्टिकली एक फिल्टरिंग मैकेनिज्म है जो ये तय करता है कि वेलफेयर का पैसा और अधिकार लेजिटिमेट सिटीजन्स को मिले, ना कि उन्हें जो इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं। हर सॉवरेन स्टेट का ये पहला अधिकार होता है अपनी मातृभूमि की रक्षा करना। ठीक है, अगर एनआरसी फिल्टरिंग का मैकेनिज्म है तो फिर सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इस पजल में कहाँ फिट होता है? क्योंकि वहाँ क्रिटिक्स कहते हैं कि अगर आप रेफ्यूजी ले ही रहे हैं तो रिलीजन के आधार पर फर्क क्यों? वहाँ पेपर एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ करता है। सीएए एक ह्यूमैनिटेरियन यानी मानवीय मैकेनिज्म है, सिक्योरिटी नहीं। अच्छा। ये एक्ट उन 3 पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए 6 माइनॉरिटी समुदायों को शरण देता है। इसका लीगल बेसिस यह है कि इन समुदायों का वहाँ स्टेट स्पॉन्सर्ड रिलीजियस परसिक्यूशन यानी धार्मिक उत्पीड़न हुआ है। रिलीजियस परसिक्यूशन। हाँ। पेपर कंपेयर करता है कि कैसे यूके में इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट पॉलिसी है, जहां लैंडलॉर्ड्स और डॉक्टर्स तक को अपने टेनेंट्स या पेशेंट्स का इमिग्रेशन स्टेटस चेक करना पड़ता है। वाओ, जो कि काफी प्यूनिटिव लगता है। बिल्कुल। और बांग्लादेश के अपने स्ट्रिक्ट रिफ्यूजी लॉज हैं। उनके मुकाबले भारत के सीए एनआरसी अप्रोच को सिक्योरिटी और कंपैशन का एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन बताया गया है। एक तरफ आप बॉर्डर्स वेरीफाई करते हैं, दूसरी तरफ पर्सिक्यूटेड माइनॉरिटीज को डिग्निटी देते हैं। तो बेसिकली डोमेस्टिक चुनावों की हिंसा से लेकर बॉर्डर की फेंसिंग तक हर एक मुद्दा एक आपस में जुड़ा हुआ धागा है। एकदम सही। और ये सब जुड़ते हैं सेंट्रल सरकार की ब्रॉडर नेशन फर्स्ट और जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म पॉलिसी से। इसका डायरेक्ट सबूत हमें पीआईबी यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की उस रिपोर्ट से मिलता है जो पिछले 11 सालों की डिफेंस स्ट्रैटेजी पर फोकस करती है। हमने बॉर्डर्स पर चेंजेस तो देख लिए, लेकिन डिफेंस टैक्टिक्स में ग्राउंड पर क्या बदलाव आया है? अगर हम इस मुद्दे को और बड़े पैमाने पर देखें तो पीआईबी की रिपोर्ट्स क्लियर करती है कि पिछले 11 सालों में भारत का डिफेंस पोस्चर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हुआ है। वो अब रिएक्टिव नहीं, प्रीएम्प्टिव और हाईली टेक्नोलॉजिकल हो गया है।
राइट, हम सब ने 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक्स देखी जहां बूट्स ऑन द ग्राउंड गए थे। हाँ, और 2019 का बालाकोट देखा जहां फाइटर जेट्स थे। लेकिन सबसे लेटेस्ट और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मूव था अप्रैल 2025 में हुआ ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर को पढ़ते वक्त मैं उसकी प्रिसिजन डिटेल्स देखकर काफी शॉक गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी साई-फाई मूवी का सीक्वेंस हो, पर ये ग्राउंड रियलिटी थी। इसका ट्रिगर क्या था और इसमें पिछले ऑपरेशन से क्या अलग मैकेनिज्म यूज हुआ? देखिए, अप्रैल 2025 में आतंकवादियों ने जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में आम नागरिकों पर एक ब्रूटल हमला किया था। पुराने दौर में शायद इसकी निंदा होती और डिप्लोमेटिकली प्रोटेस्ट होता। सही बात है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन मिलिट्री ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड JNK यानी POJK में एक नया टैक्टिक यूज किया। उन्होंने फिजिकल ट्रूप्स नहीं भेजे, बल्कि एडवांस ड्रोन्स और लॉइटरिंग मुनिशंस का इस्तेमाल किया। वेट, लॉइटरिंग म्यूनिशंस यानी वो कामेकाजी ड्रोन्स जो हवा में लंबे समय तक घूमते रहते हैं और टारगेट मिलते ही उस पर क्रैश हो जाते हैं? एग्जैक्टली। उन्होंने एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ POJK में आतंकवादियों के 9 कैंप्स को कंप्लीटली तबाह कर दिया। वाओ, 9 कैंप्स तबाह हो गए बिना फिजिकल क्रॉसिंग के। हाँ, ये एक क्लियर सिग्नल था कि भारत आतंकवाद को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा और अब टेररिस्ट्स को मारने के लिए फौज को फिजिकली बॉर्डर क्रॉस करने की भी जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी ने बाउंड्रीज को इरेलेवेंट कर दिया है। जब मिलिट्री हार्ड सिक्योरिटी इंश्योर करती है तो उसके रिपल इफेक्ट सोसाइटी पर क्या पड़ते हैं? PIB डेटा में जम्मू एंड कश्मीर और नक्सल इफेक्टेड एरियाज के कुछ बहुत स्ट्राइकिंग आंकड़े थे। नंबर्स अपने आप में पूरी कहानी कहते हैं। रिपोर्ट कहती है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद और इन हार्ड सिक्योरिटी मेजर्स के लागू होने के बाद J&K में आतंकी घटनाओं में ड्रास्टिकली कमी आई है। कैसे नंबर्स थे वहाँ? जहां 2018 में 228 टेररिस्ट इंसिडेंट रिकॉर्ड किए गए थे, वो 2024 आते आते घटकर सिर्फ 28 रह गए हैं। 228 से सीधा 28, ये बहुत बड़ा ड्रॉप है। बिल्कुल। वहीं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी नक्सलवाद में लगभग 81% की भारी गिरावट आई है। 81%? हाँ, ये साबित करता है कि जब पॉलिसी क्लियर और एक्शन स्ट्रांग होता है तो ग्राउंड पर शांति ऑटोमेटिकली रिस्टोर होती है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? अगर हम इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करें, 2026 का वेस्ट बंगाल इलेक्शन, जहां एक 15 ईयर पुराना किला ढहा गया, इलेक्शन कमीशन का 2.4 लाख जवानों के साथ स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करना, राइट, बॉर्डर्स पर माइग्रेशन को रोकने के लिए NRC और CAA जैसी पॉलिसीज, और आखिर में ऑपरेशन सिंदूर जैसे प्रिसाइज मिलिट्री एक्शंस, ये सब क्लियर करते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी आज का सबसे बड़ा वोटिंग इशू बन चुका है। एकदम सही एनालिसिस है। और यहाँ एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव रखना जरूरी है, क्योंकि हम आइसोलेट होकर नहीं जीते। दुनिया भर में इस वक्त क्या ट्रेंड चल रहा है हम देख रहे हैं कि लगभग हर मेजर डेमोक्रेसी में एंटी इनकम्बेंसी की लहर है। अमेरिका, UK, फ्रांस, साउथ कोरिया, हर जगह लोगों ने एस्टैब्लिश सरकारों को उखाड़ फेंका है। सही बात है, ग्लोबल डिस्रप्शन चल रहा है। लेकिन इस ग्लोबल डिसरप्शन के बीच भारत में उल्टा ट्रेंड है। PM मोदी ने एक हिस्टोरिक 3rd टर्म हासिल किया और अब उन्हीं की पार्टी ने वेस्ट बंगाल जैसे टफ टेरेन में इतनी बड़ी जीत दर्ज की। ये क्लियरली शो करता है कि वोटर्स एक ऐसी लीडरशिप को रिवॉर्ड कर रहे हैं जो टफ डिसीजंस लेने से पीछे नहीं हटती। बिल्कुल। लोग ग्लोबल इंस्टेबिलिटी देख रहे हैं और उन्हें पता है कि उनकी मदरलैंड, उनकी मातृभूमि की रक्षा करना इस वक्त सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। ये सिर्फ लोकल पॉलिटिक्स नहीं है, ये भारत की नेशन फर्स्ट पॉलिसी पर एक पब्लिक स्टैंप ऑफ अप्रूवल। इसमें बिल्कुल सहमति जताना पड़ेगा। इस विश्लेषण को समराइज करें तो बात बहुत साफ है। आज का वोटर सिर्फ सड़क और पानी पर वोट नहीं दे रहा है, वो बॉर्डर पर होने वाली घुसपैठ, आतंकवाद पर सरकार का रुख और इंटरनल पीस, इन सब को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा मानता है। तो इस गहरे डीप डाइव को खत्म करते हुए हम सभी के दिमाग के लिए एक आखिरी विचार छोड़ते हैं। आज हमने समझा कि बॉर्डर सिक्योरिटी, सिटीजनशिप रूल्स और इलेक्टोरल शिफ्ट एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब दुनिया भर में माइग्रेशन मॉडल्स क्रैश हो रहे हैं और दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लीथल ड्रोन्स हमारी इंटरनल सिक्योरिटी और वॉर फाइटिंग का चेहरा परमानेंटली बदल रहे हैं। सही बात है। तो क्या आने वाले एक दशक के अंदर नेशनल आइडेंटिटी यानी हमारी राष्ट्रीय पहचान का पूरा कानूनी और सामाजिक ढांचा नए सिरे से लिखा जाएगा? ये बहुत ही गहरा सवाल है। एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन दुनिया में बॉर्डर होने का असली मतलब क्या रह जाएगा?
इस प्रोवोकेटिव सवाल पर जरूर विचार कीजिए। ये सच में एक ऐसा सवाल है जो सरकारों और नागरिकों दोनों को आने वाले वक्त में परेशान भी करेगा और पुश भी करेगा। हमारे इस निष्पक्ष और फैक्ट ड्रिवन डीप डाइव में जुड़े रहने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी क्यूरियोसिटी को ऐसे ही जिंदा रखें और नए नजरियों से चीजों को सोचते रहें। हम फिर हाजिर होंगे एक नए कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आसान और डीप बनाने के लिए।